ये जानने के बाद मैं नदियों को फिर कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाऊंगा। सिंधु नदी का इतिहास कमाल का है। 380 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। ये पश्चिमी तिब्बत के पहाड़ी झरनों से शुरू होकर कराची के पास अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी ने कई महान सभ्यताओं का उदय और पतन देखा है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली शहरी संस्कृतियों में से एक थी। सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इसके किनारे फल फूल रहे थे। सिंधु का प्राचीन ग्रंथों में भी खास स्थान है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु और अवेस्ता में हप्त हैंडू कहा गया है, जिसका मतलब है 7 नदियां। हिमालय से लेकर शुष्क मैदानों तक विविध भूभागों से होकर बहने वाली यह नदी विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है। समशीतोष्ण वनों से लेकर उपजाऊ घाटियों तक सिंधु जीवन का पोषण करती है। तो अगली बार जब आप नदियों के बारे में सोचें तो याद रखें, सतह के नीचे बहुत कुछ बह रहा है। हाँ, ये जानने के बाद मैं नदियों को फिर कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाऊंगा। सिंधु नदी का इतिहास कमाल का है। 380 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। ये पश्चिमी तिब्बत के पहाड़ी झरनों से शुरू होकर कराची के पास अरब सागर में जाकर मिलती है। इस नदी ने कई महान सभ्यताओं का उदय और पतन देखा है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली शहरी संस्कृतियों में से एक थी। सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इसके किनारे फल फूल रहे थे। सिंधु का प्राचीन ग्रंथों में भी खास स्थान है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु और अवेस्ता में हप्त हैंडू कहा गया है, जिसका मतलब है 7 नदियां। हिमालय से लेकर शुष्क मैदानों तक विविध भूभागों से होकर बहने वाली यह नदी विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है। समशीतोष्ण वनों से लेकर उपजाऊ घाटियों तक सिंधु जीवन का पोषण करती है। तो अगली बार जब आप नदियों के बारे में सोचें तो याद रखें, सतह के नीचे बहुत कुछ बह रहा है। हाँ,